गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो थोड़ी बात अमेंडमेंट की भी हो जाए। देखते हैं मई 22 के लिए क्या क्या अमेंडमेंट आए हैं। वैसे तो अमेंडमेंट्स बहुत कम है और है तो भी उनका इफेक्ट इतना मेजर नहीं है एज़ कम्पेयर टू एवरी ईयर। जितने अमेंडमेंट्स आते हैं इस बार उससे थोड़े कम आए हैं, फिर भी करने तो है ही। एग्जाम के लिए तो अमेंडमेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो अमेंडमेंट का सेट आउट होगा ही होगा, सबको पता है। सो लेट्स स्टार्ट अमेंडमेंट। मैंने मेरे नोट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एक्सक्लूसिवली फॉर मई 22 जून 22 स्टूडेंट्स। पार्ट बी भी उनके लिए ही है, पर वो अमेंडमेंट क्लास में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो नवंबर 21 के स्टूडेंट्स को पार्ट ए और बी दोनों पढ़ने हैं, पर मई 22 स्टूडेंट्स अगर पार्ट ए पढ़ ले तो भी चलेगा, पर क्योंकि दोनों पार्ट्स एक साथ एक जगह हो जाने चाहिए इसीलिए मैंने इनको एक ही पीडीएफ में कंबाइन कर दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ही अमेंडमेंट है, सारे अमेंडमेंट वैसे ही छोटे हैं तो फटाफट करते हैं, हो जाएगा, ऐसे कोई लोड की बात नहीं। चलिए पार्ट ए एग्जेम्पशंस देखते हैं। एग्जेम्पशंस में क्या अमेंडमेंट आया। एग्जाम्पशंस में हमने हमारे नोट्स को कैसे डिवाइड किया था, सर्विसेज टू गवर्नमेंट, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज बना दी थी, रिलीजियस, चैरिटेबल सर्विसेज ऐसे। तो सर्विसेज टू गवर्नमेंट में क्या अमेंडमेंट आया। पहली एंट्री क्या थी, मैंने ऐसे लिखा है, पहली ओल्ड एंट्री देन न्यू एंट्री, फिर उसका कोई एग्जाम्पल है तो वो लिखा है। तो ओल्ड एंट्री क्या थी, पहले क्या था अमेंडमेंट से पहले, सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी under any training program for which total expenditure is borne by central, state और union territory। मतलब हम लोग गवर्नमेंट को, अच्छा ये सर्विसेज टू गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट की इनवर्ट सर्विसेज हुई, तो गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं किससे रिलेटेड, कोई ट्रेनिंग इम्पार्ट, जैसे ट्रेनर गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है। सप्लायर कौन हुआ, ट्रेनर। सर्विसेज किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को। ट्रेनिंग की सर्विसेज दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, चाहे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को दे रहा है, पर लायबल टू पे कंसिडरेशन कौन हुआ, गवर्नमेंट हुई, तो इसलिए रिसिपिएंट कौन हुई, गवर्नमेंट। और सप्लायर कौन हुआ, फॉर एग्जांपल ट्रेनर। और उसका टोटल खर्चा, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट बियर करती है तो उस चीज में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एग्जेम्पशन डाल दिया, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। तो पहले ये लाइन थी कि जहां पे कि गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसकी, ट्रेनिंग की, फॉर विच टोटल एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय गवर्नमेंट, तो उसमें एग्जेम्पशन है। पर अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उस एंट्री को अमेंड करके लिख दिया कि सर्विसेज टू गवर्नमेंट अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, सॉरी यूनियन टेरिटरी, किसी को भी सर्विसेज दी, किसके रिलेटेड, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिलेटेड, जिसमें कि फॉर विच 75% और मोर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब पहले 100% था, अब गवर्नमेंट ने उस एक्सपेंडिचर की लिमिट को रिड्यूस करके क्या कर दिया, 75% और उससे भी ज्यादा। मतलब इस चीज से इफेक्ट क्या गया, एग्जेम्पशन का स्कोप बड़ा है या कम हुआ है, क्या लगता है, स्कोप एग्जेम्पशन का बड़ा है या कम हुआ है। तो इससे तो ये लगता है कि एग्जेम्पशन का स्कोप बड़ा है। कैसे बड़ा है, पहले पूरा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता था तो ही एग्जेम्पशन था। अब अगर गवर्नमेंट 75% भी बियर कर ले, उससे ज्यादा तो है ही है, 75% मिनिमम भी बियर कर ले तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल इसको ऐसा समझते हैं, सप्लायर, रिसिपिएंट, गवर्नमेंट ने, चलो ऐसा रहने दो, गवर्नमेंट ने क्या किया, 60% एक्सपेंडिचर, सबसे पहले 100% लेते हैं, 100% एक्सपेंडिचर खुद बियर किया, तो एग्जेम्पशन है या नहीं है, येस और नो, एग्जेम्पशन है। 95% बियर किया तो भी एग्जेम्पशन है, 75% तक भी बियर कर लिया तो भी एग्जेम्पशन है। पर अगर गवर्नमेंट ने 60% बियर कर लिया तो एग्जेम्पशन नहीं है, मतलब टैक्सेबल है, मतलब जीएसटी लगेगा। इस पे ही रिलेटेड आरटीपी मई 22 की उसमें एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का एक पार्ट है, क्या बोलता है, गीता सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू गवर्नमेंट। गीता सर्विसेज सप्लायर है, गवर्नमेंट रिसिपिएंट है, तो गीता सर्विसेज गवर्नमेंट को वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है।
कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रैल मंथ, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कई पार्ट्स थे। इस रेलेवेंट एंट्री के फोर्थ पॉइंट ही रेलेवेंट है, तो इसलिए मैंने वही इंक्लूड किया है। वो क्या बोलता है, सर्विसेज ऑफ ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड अंडर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 70% ऑफ एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट। गीता सर्विसेज सप्लायर है, गवर्नमेंट कौन है, रिसिपिएंट। गीता सर्विसेज ने क्या सर्विस दी, ब्रोशर के डिस्ट्रीब्यूशन की अंडर है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका कि 70% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बेयर करती है। भाई अब अमेंडेड प्रोविजन क्या बोलता है कि 75% या उससे ज्यादा का बेयर कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। इसमें क्या हो रहा है, 70% ही बेयर कर रही है गवर्नमेंट, तो एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तो मतलब क्या होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगी सर्विस। क्लियर है, आगे चलते हैं। लीजिंग सर्विसेज, लीजिंग सर्विसेज में क्या हुआ, पहले क्या एंट्री थी, सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ असेट्स बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवेज। मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन किसको लीज पे दे रहा है, कोई भी असेट्स इंडियन रेलवेज को ही लीज पे दे रहा है। कौन सी असेट्स, जैसे कि वैगन्स, कोचेज, लोकस, ये सारी जो भी गुड्स है, असेट्स है, ये सब IRFC किसको लीज पे दे रही है, इंडियन रेलवेज को। तो उसमें एग्जेम्पशन था, पहले गवर्नमेंट ने इसमें एग्जेम्पशन दिया था, पर अब गवर्नमेंट ने वो एग्जेम्पशन विथड्रॉ कर लिया है। विथड्रॉ कर लिया है मतलब क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या गया, अब एग्जेम्पशन नहीं है, तो क्या होगा, टैक्सेबल रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री बहुत छोटी एंट्रीज है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, सर्विसेज एसोसिएटेड विथ ग्रांटिंग नेशनल परमिट। ग्रांटिंग नेशनल परमिट क्या होता है, पहले पहले ये एंट्री नहीं थी, अभी इंट्रोड्यूस किया, मतलब ये न्यूली इंसर्ट एंट्री है। मतलब अब इस पे GST नहीं लगेगा, पहले लगता था, अब नहीं लगेगा, अब एग्जेम्प्ट हो गई है। क्या सर्विस है, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कंट्रीज स्टेट्स। गवर्नमेंट ने अब क्या किया, नेशनल परमिट ग्रांट करा। किसको ग्रांट किया, जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको नेशनल परमिट ग्रांट किया, कि अब आप उनसे कुछ चार्जेस लिए, कंसिडरेशन लिया, और उसके लिए उनको नेशनल परमिट ग्रांट किया कि आप ऑल ओवर इंडिया अपना माल ले जा सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो थ्रू आउट इंडिया। उस केस में जो कंसिडरेशन गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टर से लेती है उस पर GST अब नहीं लगेगा। कह सकते हैं कि इस एंट्री का इंट्रोडक्शन हुआ तो पहले गवर्नमेंट बर्थ सर्टिफिकेट ग्रांट करती थी, डेथ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये सब की सर्विसेज देती थी, उसमें भी GST नहीं लगता था। तो नेशनल परमिट सर्टिफिकेट भी अब ग्रांट करेगी, उसमें भी GST नहीं लगेगा। तो ये एंट्री उनके साथ यूनिफॉर्मिटी के लाने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी। समझ आया क्या। अच्छा नेक्स्ट, ये तो कुछ एंट्रीज इंसर्ट करी और कुछ एंट्रीज विदड्रॉ करी, और कुछ एग्जिस्टिंग एंट्री में अमेंडमेंट था। 3 चीजें थी, एग्जिस्टिंग एंट्री है उसमें अमेंडमेंट है, जो ऑलरेडी चल रही है उसको विथड्रॉ कर लिया, और अब एंट्री न्यू इंट्रोड्यूस करी है जो पहले नहीं थी। ये बातें हैं। अच्छा, कुछ चीजें सर्क्यूलर से भी आती है, क्लैरिफिकेशन। CBIC है ना भाई, हमारा पेरेंट बोर्ड, वो कुछ क्लैरिफिकेशंस निकालता है सर्क्यूलर से, नोटिफिकेशन से, इंस्ट्रक्शन से, गाइडलाइन से। तो वैसे ही कुछ सर्क्यूलर्स, कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं CBIC ने, जो कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। क्या है वो, अच्छा एक चीज बताना, एग्जाम्शन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर कोई भी सर्विसेज टू एंड बाय, 2 चीजें थी उसमें, सर्विसेज बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर इसको फॉर एन ईजमेंट समझो कि स्कूल है, स्कूल ने कोई सर्विसेज दी, किसको दी, स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ को, कोई भी सर्विसेज दी, एनी फैकल्टी, एनी स्टूडेंट को, एनी फैकल्टी को, एनी स्टाफ को, एनी सर्विसेज दी, तो एग्जाम्पशन था। या तो ये, या फिर स्कूल क्या करता है, एंट्री के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें भी एग्जाम्पशन था। अच्छा, कुछ सर्विसेज स्कूल भी रहता है, मतलब स्कूल की इनवर्ड हुई ना, जैसे कि TCS, मतलब ठीक है, केटरिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की एंड सिक्योरिटी की सर्विसेज अगर स्कूल लेता है तो उसमें एग्जाम्पशन था। अच्छा, यही अगर कॉलेजेस लेता है तो एग्जाम्पशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ था स्कूल को था। इंस्टीट्यूशन, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को भी नहीं था, सिर्फ स्कूल को था। कौन सी ट्रेनिंग, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग एंड सिक्योरिटी की सर्विसेज। उससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन आया, आप लोगों ने कभी
आंगनवाड़ी का नाम सुना है? आंगनवाड़ी क्या होती है? आंगनवाड़ी जो रूरल एरिया में स्कूल्स होती है उनको कहते हैं आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी केंद्र ऐसा करके। तो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट से ये मांगा गया कि क्या इन आंगनवाड़ी को भी स्कूल्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, और अगर इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनको स्कूल्स मानेंगे तो ये भी कोई ट्रांसपोर्ट, केटरिंग की सर्विसेज, सिक्योरिटी की सर्विसेज कहीं से लेते हैं तो एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब इस एंट्री में आएगी या नहीं आएगी आंगनवाड़ी, क्या लगता है? तो समझ ही लेते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि आंगनवाड़ी को कोई भी सर्विसेज दी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मानेंगे तो उस पे एग्जाम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई भी सर्विसेज नहीं, सॉरी, अगर आंगनवाड़ी कोई सर्विसेज देता है कि स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ को, तो उसमें एग्जाम्पशन है। और वहां वो कैसे लेता है, किससे रिलेटेड? TCS, ट्रांसपोर्ट, केटरिंग या सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उसमें भी एग्जाम्पशन है। वैसे ये मैं एंट्री का कुछ पार्ट ही बता रही हूँ, और भी काफी एग्जाम्पशन थे इस एंट्रीज में, सब पॉइंट्स थे, ठीक है। एक और क्या क्लैरिफिकेशन मांगा गया, स्कूल्स में मिड डे मील का कंसेप्ट बहुत प्रेवलेंट है। कैसे? मिड डे मील क्या होता है? गवर्नमेंट ने एक मिड डे मील स्कीम निकाली जिसकी पूरी फंडिंग कौन करता है? गवर्नमेंट ही करती है। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट ही करती है, चलो पहले ये बताओ, क्या लगता है ये चीज केटरिंग में आके एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा, ऐसा भी होता है काफी बार, गवर्नमेंट तो फंड करती है, समझ में आता है, पर कंपनीज को CSR की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट कंपनीज क्या करती है, बड़े बड़े डोनेशन वाले कॉर्पोरेट डोनेशंस देती है मिड डे मील स्कीम के नाम से, तो क्या उसमें भी एग्जेम्पशन मिलेगी? तब गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफाई किया, whether services of food in schools under midday meal scheme would be exempt if supplies are funded by government or corporate donation। इसमें दो चीजों का एग्जाम्पशन का पूछा है, एक तो सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ी, और एक और क्या पूछा है कि अगर स्कूल में फूड सर्विंग की किसने, मिड डे मील की स्कीम में किसने, गवर्नमेंट ने या फिर कॉर्पोरेट डोनेशन ने, तो एग्जाम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो एंट्री नंबर 66 में पढ़ा था कि फूड टू अ स्कूल इंक्लूडिंग प्री स्कूल प्रोवाइड्स, तो उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मानेंगे उसको, तो एग्जाम्पशन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो क्या क्लैरिफिकेशन दी गवर्नमेंट ने कि सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ सर्विंग फूड, फूड सर्व करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एग्जेम्प्टेड है। आंगनवाड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आता है तो इसलिए उसको भी एग्जेम्पशन मिलेगा, और मिड डे मील वाली स्कीम जो गवर्नमेंट फंड करती है, चाहे कॉर्पोरेट डोनेशन फंड करता है, कोई भी करता है, उसमें भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। दोनों ही केस में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्लियर है? जहां समझ नहीं आए वापस पूछ लेना। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन, अच्छा हमारे ये CBSE बोर्ड है, ये क्लैरिफिकेशन मांगी गई गवर्नमेंट से कि क्या CBSE को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो इसका इफेक्ट क्या जाता है, अगर CBSE को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया तो सर्विसेज बाय CBSE बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम, एंट्री के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्पशन है, तो CBSE के भी वो एग्जाम्प्ट हो जानी चाहिए। या फिर CBSE कहीं से सर्विसेज ली, किससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि पेपर सेट कराना, पेपर सेट कराना होता है कहीं से, तो उनकी सर्विसेज ली, इनपुट सर्विस हुई इनके लिए, उसमें भी एग्जाम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो क्या गवर्नमेंट से इशू रेज किए, किन किन पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन मांगी गई, कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय चार्जिंग फी, वो खुद बॉडी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें एग्जाम्पशन है या नहीं है? इनपुट सर्विसेज लेती है कहीं से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, उसमें एग्जाम्पशन है या नहीं? एक और क्या मांगा गया, accreditation of educational institution or professional to authorize them to provide their respective services। ये क्या होता है, accreditation of educational institution क्या होता है? जैसे DPS स्कूल है, वो CBSE से एफिलिएट होने के लिए CBSE में कुछ चार्जेस पे करेगी, फॉर एन एग्जाम्पल 5 करोड़ रुपीस पे किया, तो वो जो चार्जेस पे करेगी उस पे GST लगेगा या नहीं लगेगा? ये भी क्लैरिफिकेशन मांगा गया। ये पॉइंट नंबर 3 है, एक्रीडिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल टू ऑथराइज देम टू प्रोवाइड देयर रिस्पेक्टिव सर्विसेज, मतलब स्कूल को ऑथराइज करना कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके या नहीं कर सके, उसके अगेंस्ट में CBSE उनसे एफिलिएट होने के कंसिडरेशन लेगी, तो उस पे GST लगेगा या नहीं लगेगा? तो क्या क्लैरिफिकेशन दी गवर्नमेंट ने कि इन लोगों को
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान लेंगे, अगर मान लेंगे तो इनकी जो एंट्रेंस एग्जाम ये लोग कंडक्ट कराएंगे, उसमें एग्जाम्स मिलेगा। वाइड एंट्री नंबर 66, ये एंट्री नंबर 66 है ना, ये रही इसमें। और क्या बोला, ये जो इनपुट सर्विस कहीं से लेते हैं, कैसी इनपुट सर्विस, एग्जाम कंडक्ट कराने की, पेपर सेट कराते हैं ना फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसमें भी एग्जाम्शन रहेगा नहीं रहेगा, एग्जाम्शन रहेगा। एक्रीडिएशन चार्जेस जो लेते हैं उसमें एग्जाम्शन रहेगा नहीं रहेगा, वो एंट्री नंबर 66 में कहीं कवर नहीं होता है, तो इसीलिए उस पर टैक्सेबिलिटी रहेगी, एग्जाम्शन नहीं रहेगा। समझ आया क्या? नेक्स्ट, एक्सेस टू रोड और ब्रिजेस, इसमें भी एक एग्जाम्शन था। क्या एग्जाम्शन था? हम लोग ब्रिजेस, टोल रोड्स पे जाते हैं, टोल चार्जेस गवर्नमेंट को पे करते हैं, चाहे टोल चार्जेस हम वन टाइम पे करें, चाहे एन्यूटी यानी एनुअल बेसिस पे पे करें, एक साथ एग्जाम्शन था, जीएसटी नहीं लगता था। तो अब गवर्नमेंट से ये क्लैरिफिकेशन मांगी गई कि जीएसटी लगेगा क्या, किस पे? ऑन एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वेयर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन डेफर्ड पेमेंट, मतलब रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, उस एक्टिविटी के लिए जो पेमेंट आ रहा है, डेफर्ड पेमेंट यानी धीरे धीरे आ रहा है, इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, एक साथ नहीं आ रहा है, उसमें जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बोला, टोल रोड पे जाने का यानी टोल रोड को एक्सेस करने का, उसमें एग्जाम्शन है। कंस्ट्रक्शन पे एग्जाम्शन है क्या? कहीं भी एंट्री में एग्जाम्शन नहीं है, कोई भी एंट्रीज में। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफाई किया, एंट्री नंबर 23 एंड 23 है, ये 23 और 23 है, कौन सी है? वही है जो एक्सेस टू टोल रोड। 23 और 23A हमने हमारे नोट्स में दो बाइफरकेट किए थे। 23 इज रोड को एक्सेस करना और टोल चार्जेस पे करना, 23A इज एन्यूटी पेमेंट करना। दोनों ही केस में सिर्फ ये एक्सेस का बोलता है, कंस्ट्रक्शन की सर्विस का नहीं बोलता है। तो कंस्ट्रक्शन पे एग्जाम्शन होगा या टैक्सेबिलिटी रहेगी? इसमें तो टैक्सेबिलिटी रहेगी बॉस, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्शन का है एक्सेस करने पे। समझ आया क्या? नेक्स्ट, और गवर्नमेंट को क्या सर्विसेज दी, उसमें क्लैरिफिकेशन क्या आया, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन माइलिंग। अच्छा, एक चीज बताओ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है, वीट है या फ्लोर है, पैडी है या राइस है? इसमें हमने काफी चर्चा करी है, बहुत डिस्कशन हुए इस टॉपिक पे, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर वाली एंट्री पे तो बहुत डिस्कशन चला है। तो क्या इशू पूछा गवर्नमेंट से कि जो कंपोजिट सप्लाई देते हैं बाय वे ऑफ माइलिंग ऑफ वीट इनटू फ्लोर, वीट को फ्लोर में कन्वर्ट कराने की कंपोजिट सप्लाई देते हैं, या फिर पैडी को राइस में कन्वर्ट कराने की कंपोजिट सप्लाई देते हैं, किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। किस लिए देते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके, मतलब अपना 243W और 243G वाली एक्टिविटीज का फुलफिलमेंट कर सके। याद आया कौन सी थी 243G और 243W? उसमें दो एंट्रीज थी। अगर गवर्नमेंट कहीं से प्योर सर्विसेज लेती है, इसलिए ताकि गवर्नमेंट अपना म्युनिसिपैलिटी या पंचायत का फंक्शन आगे परफॉर्म कर सके, एग्जाम्शन था। एक और जगह गवर्नमेंट ने कहा एग्जाम्शन दिया, प्योर सर्विसेज नहीं, रहने दे, पर तू क्या कर, अगर कहीं से गुड्स भी लेता है, माना चल तेरे को गुड्स भी चाहिए, तो कहीं से गुड्स भी, गवर्नमेंट बोलती है अगर आपको आगे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को कहीं से सर्विसेज चाहिए, प्योर सर्विसेज में तो एग्जाम्शन है, पर अगर उसमें गुड्स का भी एलिमेंट इंक्लूडेड है तो एग्जाम्शन उस कंपोजिट सप्लाई पे तभी दिया जाएगा अगर वैल्यू ऑफ गुड्स 25% से कम है या 25% तक है। कौन से 25%? 25% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई की जो वैल्यू है उसका 25% या उससे कम वैल्यू ऑफ गुड है, तो ये एग्जाम्शन मिलेगा। यही था ना कंपोजिट सप्लाई के केस में, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, गुड्स का एलिमेंट क्यों चाहिए? जैसे कि जेबीवीएनएल, गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी का काम सारा गवर्नमेंट का है ऑल ओवर इंडिया, पर वो आगे जेबीवीएनएल को आगे काम आउटसोर्स करती है, ठीक है? तो जेबीवीएनएल जब इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इंस्टॉलमेंट करता है, उसको वायर चाहिए, केबल चाहिए, वायर केबल गुड्स हो गए, तो कंपोजिट सप्लाई हो गई। कंपोजिट सप्लाई में एग्जाम्शन तभी है अगर गुड्स की वैल्यू पूरे सप्लाई की वैल्यू का 25% या उससे कम है। सिमिलरली गवर्नमेंट ने यहाँ पे यही क्लैरिफिकेशन दी कि भाई अगर वैल्यू ऑफ गुड्स जो कि तू सप्लाई कर रहा है, कौन सी सप्लाई? वीट को फ्लोर में या राइस को, पैडी को राइस में कन्वर्ट करने की, और थ्रू आगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पूरे ऑल ओवर इंडिया माल जाए, उस केस में अगर वैल्यू ऑफ गुड्स जो कि वैल्यू ऑफ कंपोजिट सप्लाई से 25% या उससे कम है, तब तो एग्जाम्शन है। फिर अगर नहीं है,
अगर नहीं है तो वो टैक्सेबल होगी, पर किस रेट से टैक्सेबल होगी? 5%। 5% जीएसटी चार्ज होगा। अच्छा 5 क्या है? आईजीएसटी है तो 5, सी और एस है तो 2.5, 2.5। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। अच्छा अभी तक हमने जो एंट्रीज करी वो सारी एग्जाम्शन से रिलेटेड थी। क्या क्या एंट्रीज थी? रिवाइज करा देती हूँ। एक तो थी एक्सपेंडिचर ट्रेनिंग का 75% भी गवर्नमेंट बियर कर ली तो भी एग्जाम्शन मिल जाएगा। अच्छा जो लीजिंग पे देती है एसेट्स इंडियन रेलवेज को, कौन? आईआरएफसी, तो उसने एग्जाम्शन विड्रॉ कर लिया है। और अगर नेशनल परमिट गवर्नमेंट ने ग्रांट किया तो उसने एग्जाम्शन जोड़ दिया है। 3 क्लैरिफिकेशन दी गवर्नमेंट ने। कौन सी 3? आंगनबाड़ी वाली, और अगर गवर्नमेंट मिड डे मील स्कीम में खुद का फंड से कराती है सारा अरेंजमेंट या फिर कॉर्पोरेट डोनेशन से कराती है तो भी एग्जाम्शन है, यानी एग्जाम्शन है। फिर अगर सीबीएसई को एजुकेशनल बोर्ड इंस्टीट्यूशन मान लिया, सीबीएसई मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, वैसे यहाँ पे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, हमारे केस में सीबीएसई समझ लो, सीबीएसई फॉर एन एग्जाम्पल, तो उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना। तो ये अगर एग्जाम की सर्विसेज कहीं से किसी को देते हैं या कहीं से लेते हैं, दोनों में ही एग्जाम्शन है, पर एक्रीडिएशन की सर्विसेज में एग्जाम्शन नहीं है। अच्छा टोल रोड में एक्सेस करने के सर्विसेज में एग्जाम्शन, टोल रोड पे चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा, पर उसके कंस्ट्रक्शन पे रोड के उसमें जीएसटी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं टैक्स इनवॉइस, डेबिट इनवॉइस या क्रेडिट नोट से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्शन आए हैं। अच्छा ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट क्यों आया, किसी को याद है? चलो रिवाइज कराती हूँ। ई इनवॉइस का कंसेप्ट में क्या होता था? पहले ये सप्लायर है, ये रिसिपेंट है। सप्लायर ने रिसिपेंट को माल बेचा, सप्लायर मान लो मार्च में माल बेचा या फरवरी में माल बेचा, उसका पेमेंट कब करेगा? अगले महीने की 20 तारीख को। उस टाइम पीरियड में सप्लायर के पास काफी टाइम पीरियड रह जाता था, वो इनवॉइस को अमेंड कर सकता था। अमेंड यानी हटा सकता था, कम कर सकता था। अच्छा हर इंसान चाहता है मेरी आउटपुट लाइबिलिटी कम हो, इनपुट टैक्स ज्यादा हो। भाई चोरी तो हर कोई करना चाहता है, मैं नहीं कहती चोरी करनी है, पर जितना पेमेंट गवर्नमेंट को बनता है उतना तो करो, तुम तो उतना भी नहीं करते। तो सप्लायर क्या करता था? इनवॉइस गायब कर देता था। अब गवर्नमेंट ई इनवॉइस का कंसेप्ट लेके आई। क्या कंसेप्ट है ई इनवॉइस का? गवर्नमेंट बोलती है सप्लायर को, भाई देख तूने क्या इनवॉइस बनाया या किया, ई इनवॉइस के पोर्टल पे उसको चढ़ा यानी उधर डाल, और फिर वो पोर्टल ई इनवॉइस का पोर्टल आगे ई वे बिल का पोर्टल और जीएसटी पोर्टल में ऑटो पॉपुलेट कर देता था डिटेल। अब जब गवर्नमेंट को रियल टाइम बेसिस पे सारी इंफॉर्मेशन आने लगी इनवॉइस की, तो चोरी होने की बात ही नहीं अराइज होती। पर ये ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी की भी कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट थी। सबसे पहले जब ई इनवॉइस का कंसेप्ट आया तो लिमिट रखी 500 करोड़, फिर लिमिट रिड्यूस कर दी 100 करोड़, आज की डेट में लिमिट है 50 करोड़। और अब आपको आगे की बात बताती हूँ। अब 1 अप्रैल जो गया है, वैसे ही आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, पर जनरल नॉलेज के लिए बताती हूँ कि 1 अप्रैल से लिमिट कर दी है 20 करोड़। हमें एग्जाम में क्या रखनी है? 50 करोड़। अब धीरे धीरे इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट सभी को इस दायरे में ला रही है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थी? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड, यानी 2017 में जब जीएसटी आया वहां से लेके आज तक, अगर एग्रीगेट टर्नओवर कोई भी साल में 50 करोड़ से ज्यादा हो गया तो मेरे पे ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी लग जाएगी। पर कब इशू करना ई इनवॉइस? सिर्फ और सिर्फ अगर सप्लाई में किसको कर रही हूँ? रजिस्टर्ड पर्सन है सामने, मतलब B2B सप्लाई, नॉट B2C, या फिर मैं माल एक्सपोर्ट कर रही हूँ। पर गवर्नमेंट ने इसमें कुछ लोगों को छूट दे दी थी। छूट यानी वो ई इनवॉइस नहीं भी बनाए तो भी चलेगा। जैसे कौन थे? फॉर एन एग्जाम्पल सिनेमा जो होता है उसको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उनका जो टिकट है उसी को इनवॉइस मान लेंगे, तो ई इनवॉइस की और अलग से लाइबिलिटी गवर्नमेंट ने नहीं डाली। और किन को छूट है? SEZ यूनिट्स को है, या फिर इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, FI, NBFC, इन सब को है, या GTA को, या फिर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है उनको छूट है। ये हमने पढ़ा था। अब नई बात क्या कर दी गवर्नमेंट ने? अच्छा एक चीज बताओ, ये जो स्पीड पोस्ट है, ये जो डिपार्टमेंट है स्पीड पोस्ट का,
वो गवर्नमेंट की यूनिट है या नहीं? गवर्नमेंट की यूनिट है। तो क्या हुआ, हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ये गवर्नमेंट की यूनिट है या नहीं? भाई गवर्नमेंट की यूनिट है। तो अगर गवर्नमेंट की यूनिट है, ऊपर में से कहीं भी ये एग्जेम्प्ट हो रही है क्या? मतलब इनको ई इनवॉइस से बाहर किया है क्या? नहीं किया है। तो बॉस इनको तो ई इनवॉइस देना पड़ जाएगा। हाँ, देना पड़ेगा। तो एक चीज बताओ, गवर्नमेंट अपना ही ई इनवॉइस क्यों जनरेट करेगी? मतलब उनको अपने ऊपर ही ये डाउट होगा क्या कि वो लोग फ्रॉड करेंगे? ई इनवॉइस का कंसेप्ट क्यों लाया? क्योंकि सप्लायर इनवॉइस गायब कर देता था। मतलब जिस पे डाउट है गवर्नमेंट को कि हाँ भाई ये फ्रॉड कर सकता है, उनके साथ ही गवर्नमेंट ई इनवॉइस का खेल खेलेगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट की यूनिट है, तो वो लोग क्यों ऐसा करेंगे? इनफैक्ट गवर्नमेंट ही क्यों करेगी? तो गवर्नमेंट पहले तो अपने गवर्नमेंट अपने आप को इस एंट्री से एग्जेम्प्ट करना भूल गई, पर अब अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद को भी एंट्री से एग्जेम्प्ट कर दिया। मतलब ये जो 5 से लिस्ट थी, अब ये बढ़ के 7 हो गई। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी भी इसमें इंक्लूड हो गए। वैसे इसमें करेक्शन कर देना, सीरीज नंबर शायद सही नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये सही कर लेना। पर 7 लोगों को आज की डेट में ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्पशन है। कभी देखा है चोर अपनी घर में चोरी करेगा? नहीं होता ना ऐसा। तो गवर्नमेंट खुद ही क्यों चोरी करेगी? इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने आप को ही ई इनवॉइस के में अपने आप को एग्जेम्प्ट कर दिया। मतलब अब गवर्नमेंट को ई इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। समझ आया क्या? चलिए पहले छोटा एग्जाम्पशन पढ़ते हैं, फिर बड़े पे आएंगे। रजिस्ट्रेशन, उस चैप्टर में और क्या एग्जाम्पशन आया? वैसे इस चैप्टर में एग्जाम्पशन वाली कोई बात ऐसी है नहीं कि आया है। क्या है, पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या क्या चीजें होती है? रजिस्ट्रेशन लेना, उसके बाद आता है अमेंडमेंट करवाना, फिर आता है कैंसिलेशन, फिर आता है सस्पेंशन, फिर आता है रिवोकेशन। एक तरीके से शादी समझ लो। कैसे शादी? रजिस्ट्रेशन यानी शादी हुई, अमेंडमेंट यानी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा, नोक जोक, जो भी समझो वो हुई। कैंसिलेशन यानी शादी कैंसिल होने की वो दरार पे आई, डिवोर्स। सस्पेंशन यानी क्या? सस्पेंशन गवर्नमेंट क्या करती है, जहाँ पे हम लोग डिवोर्स देते हैं 6 महीने का टाइम पीरियड देती है कि आप लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हो या नहीं रह सकते हो वो देखना। मैंने क्लास में भी समझाया था, इसको कहते हैं सस्पेंशन, वैसा समझ लो। और रिवोकेशन यानी पुनर्शादी, किसी और से शादी हुई। तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर ऑफिसर ने अगर सियो मोटो यानी खुद से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो हम रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर कितने दिन में? 30 दिन में। टाइम पीरियड था ना 30 दिन के अंदर अंदर। प्लस फर्दर एक्सटेंशन कौन कर सकता है? एडिशनल कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर। कितने दिन का? 30 दिन का। प्लस फर्दर एक्सटेंशन कमिश्नर और कर सकता है। कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर से ऊपर होता है पोस्ट में, तो वो और फर्दर एक्सटेंड कर सकता है। मतलब टोटल कितना टाइम पीरियड था हमारे पास? 90 दिन का टाइम पीरियड था कि हम लोग रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये चीज पहले भी पढ़ी हमने, पर अब क्या अमेंडमेंट आया? भाई कोई अमेंडमेंट नहीं आया, पर ये चीज सेक्शन में लिखी थी, रूल्स में ये नहीं लिखा था। तो रूल्स में भी अब ये लिख दिया है। मतलब रूल्स को और सेक्शंस को एक दूसरे के साथ पैरेलल लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी पे लाने के लिए दोनों में ही अब अमेंडमेंट कर दिया है। इसका इफेक्ट क्या गया? 30 दिन में आप अप्लाई करो, नहीं हुआ और सफिशिएंट रीजन है आपके पास, तो एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर 30 दिन के लिए फर्दर एक्सटेंशन ग्रांट कर देगा। और फिर कमिश्नर को भी लगता है तो वो भी और आगे 30 दिन के लिए एक्सटेंशन ग्रांट कर सकते हैं। मतलब टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ आपके पास? 90 दिन। अच्छा इसमें एक आरटीपी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स ऑफ हरियाणा intends to start business of supply of building material to various construction sites in हरियाणा। मिस्टर एक्स है बंदा हरियाणा का, वो सप्लाई करता है माल हरियाणा में ही कंस्ट्रक्शन साइट्स में। उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया अप्रैल महीने में।
However, he has not commenced business till December. पर उसने दिसंबर तक बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। तो प्रॉपर ऑफिसर ने सीओ मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अच्छा, हमने पढ़ा था कि प्रॉपर ऑफिसर कब कब कैंसिलेशन सीओ मोटो कर सकता है, जिसमें कि एक लिमिट ये भी थी कि अगर बंदे ने, सॉरी ये लिमिट नहीं थी, लिमिट ये थी कि अगर बंदे ने, यहाँ पे मुझे मिल नहीं, हाँ ये रहा, ही हैज नॉट कमेंस बिजनेस विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से मैंने बिजनेस कमेंस नहीं किया तो प्रॉपर ऑफिसर सीओ मोटो कैंसिलेशन कर सकता है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है भाई। तो अब हमें पूछा गया है कि क्या प्रॉपर ऑफिसर ने जो एक्शन लिया सीओ मोटो का वो वैलिड लिया या नहीं लिया। तो इसमें क्या लिखेंगे, उसने रजिस्ट्रेशन कब लिया था, अप्रैल में, दिसंबर तक उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, 6 महीने हो गए, भाई प्रॉपर ऑफिसर ने तो सही किया रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके। अब मिस्टर एक्स ने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया आफ्टर 40 days फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, 40 दिन बाद किया। वैसा टाइम पीरियड क्या है, 30 दिन। डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि रिवोकेशन सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर ही कर सकते हैं, पर मिस्टर एक्स ने बोला कि नहीं भाई, अगर मैं एप्लीकेशन सबमिट कर दूं और सफिशिएंट रीजन बता दूं तो इस टाइम पीरियड को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। हमें पूछा गया कि क्या डिपार्टमेंट सही है या मिस्टर एक्स सही है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या पूछा है हमसे कि क्या प्रॉपर ऑफिसर ने जो एक्शन लिया वो वैलिड है या नहीं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेक्शन 29 समझाना पड़ेगा कि कौन कौन सी सिचुएशंस है जिसमें सीओ मोटो प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है, जिसमें कि एक सिचुएशन है 6 महीने में बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। तो इस केस में मिस्टर एक्स ने स्टार्ट नहीं किया तो प्रॉपर ऑफिसर ने जो सीओ मोटर कैंसिल किया वो वैलिड किया या नहीं किया, वैलिड किया। अब पर मिस्टर एक्स ने रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर दिया। रिवोकेशन में हमने पढ़ा है 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करो। मिस्टर एक्स ने कब अप्लाई किया, 40 दिन में, पर हमने ये भी पढ़ा है 30 दिन में अप्लाई तो कर दिया, इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकता है कौन, जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर। कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए अगर रीजन सही है, और फिर कमिश्नर और एक्सटेंड कर सकता है 30 दिन के लिए। तो इस व्यू में डिपार्टमेंट का जो कंटेंशन है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर ही कर, वो वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि अगर ऑफिसर कमिश्नर को लग गया कि वैलिड रीजन था, मिस्टर एक्स ने वैलिडली 30 दिन में अप्लाई नहीं कर पाया, तो उसको एक्सटेंशन ग्रांट करा जा सकता है। तो क्या आंसर है, कंटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट इज नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है भाई, क्योंकि फर्दर एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन। तो इसीलिए मिस्टर एक्स अगर सही रीजन बता दे कि उसने 30 दिन में अप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो उसको एक्सटेंशन मिल सकता है। ये क्वेश्चन आरटीपी का ही है, इस बार की आरटीपी का। नेक्स्ट, अब कुछ अमेंडमेंट पढ़ते हैं रिटर्न चैप्टर में। अच्छा भाई, लेट फीस लगती है, हमने पढ़ा था अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो लेट फीस लगती है। कितनी थी, किसी को याद है? 100 रुपया एक दिन का या फिर 5000, विच एवर इज लोअर, इतनी लेट फीस लगती है। ठीक है, लगती है, पर गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट कर दिया। क्या अमेंडमेंट कर दिया, जून 21 से अमेंडमेंट कर दिया। 1 और 3B की लेट फीस अलग है और 4 की अलग है। क्या अमेंडमेंट है, वैसे ये एग्जाम में याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, पर एक बार पढ़ के जरूर जाना। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि अगर कोई बंदा, उसकी आउटवर्ड लाइबिलिटी तो निल है, मतलब उसका कोई पेमेंट नहीं बनता, आउटपुट माइनस इनपुट पूरा सेट ऑफ हो गया, निल लाइबिलिटी है, पर रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा, और उसने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस पर कितनी लेट फीस है, 500 रुपया। 500 रुपया यानी 250 फॉर CGST एंड 250 फॉर SGST। क्लियर है? पर अगर कोई बंदा 1 में कवर ही नहीं होता है, मतलब उसका 1 में कवर नहीं होता है, मतलब उस पर लाइबिलिटी है या नहीं है, लाइबिलिटी है, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है, उस केस में लेट फीस कितनी है, 2000, मतलब 1000 फॉर C एंड 1000 फॉर SGST। पर अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ या उससे कम है, तो लिमिट कितनी है, सॉरी लेट फीस कितनी है, 5000 रुपया, यानी 250 तो CGST का और 250 ही SGST का। अगर कोई बंदा ना ही 1 में कवर होता है, मतलब लाइबिलिटी है, ना ही 2 में कवर होता है, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर वाला उसका लॉजिक ही नहीं है, तो उसमें लेट फीस कैसे लगेगी, सेक्शन
47 के हिसाब से, मतलब जो चलती आ रही है 100 रुपया पर दिन या फिर 5000, विच एवर इज लोअर, उस हिसाब से ही चलेगी। पर अगर ये तो बात कब होती है जब GSTR 1 या फिर 3B लेट फाइल किया। अगर उसने GSTR 4 लेट फाइल किया तब दो बातें देखनी है कि टैक्स पेबल निल है या फिर इसके अलावा कोई है। इसके अलावा कोई है मतलब उसका टैक्स लाइबिलिटी बनती है। अगर उसका टैक्स लाइबिलिटी कम निल है तो उसमें कितनी है 500 रुपया। अच्छा ऊपर क्या पड़ा था 1 और 3B में भी अगर टैक्स लाइबिलिटी निल है तो कितनी लिमिट है लेट फीस की 500 रुपया। मतलब दोनों ही केस में अगर टैक्स लाइबिलिटी निल है तो लेट फीस कितनी लगेगी 500 रुपया। पर अगर रजिस्टर्ड बंदा लाइबिलिटी तो है रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसमें टैक्स लाइबिलिटी कितनी उसका सॉरी लेट फी कितनी लगेगी 2000 रुपया, यानी 1000 C और 1000 SGST। इसमें भी एक RTP पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोलता है, मिस्टर आयुष्मान एक बंदा है, उसका इंट्रा स्टेट एग्रीगेट टर्नओवर 1.2 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, और उसने 3B फाइल नहीं किया। किस महीने का, सितंबर से लेके 10 नवंबर। सितंबर से लेके 10 नवंबर सितंबर का 3B उसने फाइल नहीं किया और उसका टैक्स पेबल सितंबर का कितना आता है 8 लाख। सॉरी ये क्या बोलता है, आयुष्मान एक बंदा है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.2 करोड़ है पिछले फाइनेंशियल ईयर का। सितंबर का उसने 3B फाइल लेट किया, मतलब सितंबर का कब तक करना चाहिए था अक्टूबर, पर उसने कब किया 10 नवंबर। उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी 8 लाख की। तो क्या इस पे लेट फी लगेगी या नहीं लगेगी, और लगेगी तो कितनी लगेगी। अच्छा इसमें हम फिर क्या याद रखेंगे 1 और 3B की बात है, ठीक है भाई। टैक्स लायबिलिटी निल है या नहीं है, नहीं है तो नहीं है, टैक्स लायबिलिटी तो है कितनी 8 लाख। अच्छा 8 लाख है तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का 1.5 करोड़ उससे कम है या उससे ज्यादा है, कम है। कम क्यों है, क्योंकि 1.2 करोड़ है। तो क्या लगता है टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी उसकी 2000 सॉरी लेट फी कितनी होगी उसकी 2000 रुपया। पर अगर एग्रीगेट टर्नओवर आयुष्मान का 5 करोड़ होता है तो मतलब अगला केस 5 करोड़ या उससे ज्यादा, अगर उतनी होती है तो उसकी लेट फी कितनी लगेगी 5000 रुपया। पर अगर ये पूछता है कि टैक्स लायबिलिटी 3B की निल है तो फर्स्ट वाला केस लग जाएगा कि निल लायबिलिटी है तो फिर लेट फी कितनी लगेगी 500 रुपया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर निल है तो लेट फी कितनी लगेगी 500 रुपया। क्लियर है क्या बॉस, नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है एनुअल रिटर्न का। वो क्या कंसेप्ट है पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं। एनुअल रिटर्न में क्या अमेंडमेंट आया। अच्छा एक बात बताओ, एनुअल रिटर्न इशू कब होता है, सॉरी कब फर्निश होता है, किसको फर्निश करना पड़ता है, किसको नहीं करना पड़ता और क्यों करना पड़ता है। वैसे तो हम जैसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 22 तक हम लोग पीरियोडिकली रिटर्न तो फाइल करते ही है ना, चाहे मंथली करो चाहे क्वार्टरली करो, कैसे भी रिटर्न तो फाइल करते ही हैं। फिर गवर्नमेंट एनुअल रिटर्न का कंसेप्ट क्यों लाई। अच्छा एनुअल रिटर्न कब जाता है गवर्नमेंट को, अगले फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर तक, मतलब 31 दिसंबर 2022 को एनुअल रिटर्न जाता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। करेक्ट। क्यों जाता है भाई, हम लोग क्या बोलते हैं पूरे साल पाप कर ले पूरे साल, एंड में जाके हरिद्वार गंगा जी में स्नान कर ले, सारे पाप खत्म। एक मौका देता है ना भगवान भी। तो सिमिलरली गवर्नमेंट क्या बोल रही है, एक मौका तेको भी दिया कि तूने साल भर में कुछ भी ट्रांजैक्शन किया, कहीं पे स्किप कर दिया, कहीं पे गलती से छूट गया या छोड़ दिया, कुछ भी समझ, एक और मौका दे रहे, लास्ट मौका दे रहे पाप धोने का। एनुअल रिटर्न फाइल कर, उसमें सारी डिक्लेरेशन सही से कर दे तो कोई बात नहीं, पर अगर हमें बाद में पता चला तो तेरी बैंड बजा देंगे। यही होता है एनुअल रिटर्न। समझ में आया भाई, ठीक है। पर कौन फाइल करता है और कौन नहीं करता है, सबको करना कंपलसरी है एक्सेप्ट फॉलोइंग। कौन कौन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, TDS या फिर TCS जो काटता है वो, या फिर CTP NRTP या फिर OIDAR वाला। ये जने थे जिनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी नहीं है। कौन कौन, ISD, TDS, TCS, OIDAR, CTP एंड NRTP, ये लोग थे। अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट में
OIDAR वाले को हटा दिया मतलब इनको फाइल करना है नहीं करना है, इफेक्ट क्या गया, इनको अब फाइल करना है। तो अब किन किन को नहीं करना है, ISD, TDS, TCS, CTP और NRTP, इनको फाइल नहीं करना है। इसके अलावा सबको, हर रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना है। अच्छा, एक और चीज क्या होता था बताती हूँ, अगर एग्रीगेट टर्नओवर, 3 चीजें 2 करोड़ तक है, या फिर 2 करोड़ से 5 करोड़ है, या फिर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो हमने क्या पढ़ा, एनुअल रिटर्न के साथ हमें एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी डालना पड़ता था। क्या चीज का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, भाई क्या होता है, जैसे कि एक चीज बताओ, टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस आता है सर्विसेज के केस में तो लगता है, मतलब आज TOS अराइज हो जाएगा, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अक्रूवल कंसेप्ट चलता है। तो मान लो 31 मार्च पे कोई पेमेंट आया एडवांस, तो मेरा लाइबिलिटी तो GST की अराइज हो जाएगी, पर अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से वो अगले साल जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगले साल रिकॉर्ड होगा। इस हिसाब से डिस्क्रिपेंसी आने लग गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन, चाहे GST चाहे इनकम टैक्स कैसे भी समझो, दोनों ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन में डिस्क्रिपेंसीज आने लगी। तो गवर्नमेंट ने कहा एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट CA से सर्टिफाई करा के और दो, ठीक है। तो अब तो क्या क्या फुलफिल करना पड़ता है पता है बिजनेसमैन को, पीरियोडिकली रिटर्न फाइल करेगा, एनुअल रिटर्न फाइल करेगा, अलोंग विथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल करेगा। अच्छा, इससे दिक्कत स्मॉल बिजनेसमैन को आने लगी या बिग बिजनेसमैन, ऑब्वियसली स्मॉल बिजनेसमैन, उसके पास खर्चा उठाने का वैसे ही पैसा नहीं है और ये और झमेला पालो, तो उसने गवर्नमेंट को बोला भाई इतना मत कर, थोड़ा हम पे भी रहम का। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर तेरा 2 करोड़ से कम है टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, तो एनुअल रिटर्न भी फाइल मत कर और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल मत कर, चलेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर गवर्नमेंट बोलती है नहीं, अगर तेरा 2 करोड़ से 5 करोड़ है एग्रीगेट टर्नओवर, तो एनुअल रिटर्न तो फाइल कर, कोई बात नहीं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मत फाइल कर। इतना जुल्म एक साथ नहीं डाल रहे, क्योंकि 2 करोड़ 1 लाख होते ही फिर एनुअल रिटर्न भी फाइल करो और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल करे। गवर्नमेंट कहती है नहीं कोई बात नहीं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मत फाइल कर, पर हाँ अगर 5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो दोनों ही फाइल कर। तो मतलब क्या लिमिट हो गई, 2 करोड़ से कम है तो दोनों फाइल मत कर, 2 से 5 है तो एनुअल रिटर्न फाइल कर पर रिको मत फाइल कर, पर अगर 5 से ज्यादा है तो दोनों ही फाइल कर। अच्छा, एक और चीज गवर्नमेंट ने क्या किया, ये चीज की फाइलिंग की जो लाइबिलिटी है वो खुद पे से हटा दी, खुद पे से हटा दी, मतलब अगर गवर्नमेंट हो, पर्सनल रजिस्टर्ड पर्सन अगर गवर्नमेंट है, तो उनको एनुअल रिटर्न या रिको स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी ऑडिट सबको पता है CAG करता है। कौन CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर वो अपना सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन करके देता है, तब किस बात की, इतना भाई बड़ा आदमी करके दे रहा है, सही बात है ना। जो भी है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम अगर हैं तो हम पे एनुअल रिटर्न और रिको स्टेटमेंट फाइल करने की जिम्मेदारी नहीं आती। अच्छा, एक और चीज पता है क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अब GST ऑडिट हटा दी। पहले कौन कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ CA एंड CMA। अब गवर्नमेंट ने कहा कि GST ऑडिट की जरूरत नहीं है। नहीं है मतलब क्या लगता है, CA का स्कोप तो कम हो गया, बैंड बज गई हमारी। नहीं भाई, स्कोप कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा GST ऑडिट की जरूरत तो नहीं है, पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो अब भी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा तो उसको सर्टिफाई कौन करेगा, वो क्लाइंट खुद, उसको अब सेल्फ सर्टिफाई करना पड़ेगा। सेल्फ सर्टिफाई यानी खुद सर्टिफाई करेगा। पहले क्या होता था, GST ऑडिट होती थी, GST ऑडिट के बाद CA सर्टिफाई करता था कि मेरे हिसाब से ट्रू एंड फेयर है सारी इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सबसे पहले CA का भी गला कटेगा। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि GST ऑडिट हटा दी, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना है, CA पैसा उतना के उतना लेगा क्लाइंट से, पर अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सेल्फ सर्टिफाई करेगा। कौन करेगा, क्लाइंट खुद सर्टिफाई करेगा। जब क्लाइंट खुद सर्टिफाई करके देगा तो हम तो पैसा उतना ही लेंगे, पर CA की गर्दन बच गई, नहीं कटेगी ना।
तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने अब क्या अमेंडमेंट किया है एनुअल रिटर्न में, वो पढ़ते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट तो OYDAR को एनुअल रिटर्न फाइल करने की एग्जेम्पशन में से हटा दिया, मतलब अब इनको एनुअल रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। और क्या किया, एनुअल रिटर्न में एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और डालना पड़ेगा। सेल्फ सर्टिफाइड डालना भी कौन करेगा, क्लाइंट करेगा, जिसमें कि वो क्या होगा, रिकंसाइलिंग वैल्यू ऑफ सप्लाईज जो कि रिटर्न में डिक्लेयर करी और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या वैल्यू आ रही है और वही आपकी रिटर्न में आ रही है, नहीं आ रही, GST टैक्स पर्पस के हिसाब से दोनों का रिकंसिलिएशन करेगा, सेल्फ सर्टिफाई करके देगा। कमिश्नर में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, और कमिश्नर क्या कर सकता है, काउंसिल की रिकमेंडेशन हो कुछ और लोगों को एग्जेम्पशन दे सकता है फ्रॉम फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अगर उनकी मर्जी हो तो। और प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, इस सेक्शन में किसको अप्लाई नहीं होगा, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, जिनकी की बुक्स कौन ऑडिट कर रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG ऑफ इंडिया अगर उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कर रहे हैं तो उन पे इस चीज की कंप्लायंस नहीं आएगी, मतलब ना ही एनुअल रिटर्न फाइल करना है, ना ही रिको स्टेटमेंट फाइल करना है। समझ आया या नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लेना। नेक्स्ट, अब एक और ई-वे बिल में बड़ा अमेंडमेंट क्या आया, ई-वे बिल में जो अमेंडमेंट आया इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। एक तो बाय वे ऑफ स्टैट्यूटरी अपडेट्स ही दे दिया और एक RTP में भी दे दिया, 2 एग्जाम्पल दे दिए बेचारी इंस्टीट्यूट ने। क्या क्या दिए? अच्छा एक चीज बताओ, पहले क्या होता था, XYZ एक सप्लायर है, वो सप्लाई करता है ABCD 4 रिसिपिएंट को माल सप्लाई करता है, ठीक है, करता है। पर क्या होता था, फॉर एन एग्जाम्पल ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल का कंसेप्ट था। क्या था वो कंसेप्ट, कि अगर सब, पहले हम कंसेप्ट ही पढ़ते हैं, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन पार्ट A इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब चाहे सप्लायर चाहे रिसिपिएंट अगर डिफॉल्टर है, उसने कुछ डिफॉल्ट किया है रिटर्न फर्निश करने में, तो उनको ई-वे बिल फर्निश करने की लाइबिलिटी नहीं आती थी, मतलब ई-वे बिल ब्लॉक हो जाता था। उसमें भी अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है? पहले क्या था, कंपोजिशन बंदा जिसने कि क्वार्टरली स्टेटमेंट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के फाइल नहीं किए हैं तो वो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता था। अब अमेंडमेंट क्या आ गया इसमें, ऐसा कंपोजिशन पर्सन जिसने कि क्वार्टरली स्टेटमेंट 2 टैक्स पीरियड के फाइल नहीं किए हैं, पहले क्या था 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स वर्ड था, अब इसको हटा के टैक्स पीरियड कर दिया, तो उनको अब ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते वो लोग, अगर वो डिफॉल्टर, मतलब इसका मतलब ये होगा ना वो डिफॉल्टर है। और क्या था, कोई बंदा रेगुलर स्कीम में उसने 2 महीने से रिटर्न फाइल नहीं किए, या फिर वो रेगुलर स्कीम में उसने GSTR 1 फाइल नहीं किया, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन रूल 21A में सस्पेंड हो गया, बाकी सारी बातें सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई डिफॉल्टर सप्लायर रिसिपिएंट कोई भी था तो वो ई-वे बिल पहले जनरेट नहीं कर सकता था। अब इस केस में क्या होता है, पढ़ते हैं। XYZ सप्लायर है, वो सही है, डिफॉल्टर नहीं है। ए जो रिसिपिएंट है वो भी सही है, अपने GSTR 1 टाइमली फाइल करता है, 3B सब टाइमली फाइल करता है। बी जो है वो डिफॉल्टर है। कैसा डिफॉल्टर है, उसने 2 महीने का, फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल समझो, अगर रेगुलर स्कीम में है और 2 महीने का रिटर्न फाइल नहीं किया, C भी डिफॉल्टर है और D भी डिफॉल्टर है। अच्छा, तो पहले क्या होता था, ई-वे बिल जो जनरेट करना है, किसको जनरेट करना है, XYZ को। ई-वे बिल सप्लायर भी जनरेट कर सकता है, रिसिपिएंट भी और ट्रांसपोर्टर भी, तीनों जनरेट कर सकते हैं। अब सप्लायर को ई-वे बिल जनरेट करना होता था तो वो A का तो जनरेट कर सकता था, पर B, C और D इनका ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता था क्योंकि ब्लॉकिंग हो जाती थी। ये ऊपर पढ़ा ना, चाहे सप्लायर हो चाहे रिसिपिएंट हो, दोनों ही केस में, मतलब चाहे डिफॉल्ट सप्लायर ने किया चाहे रिसिपिएंट ने किया, ई-वे बिल ब्लॉक हो जाता था। तो XYZ गवर्नमेंट को जाके बोला कि भाई B, C और D ने अगर फुलफिलमेंट नहीं किया तो मेरी क्या गलती, मेरा ई-वे बिल क्यों रोका हुआ है, फिर मैं डिफॉल्ट में आ जाऊंगा ना, मैंने थोड़ी कुछ किया, उन्होंने किया, आप उनसे लो बदला। तो गवर्नमेंट को बात समझ में आ गई, गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है समझ आ गया, मतलब अब ब्लॉकिंग तो होगी ई-वे बिल की, पर किसके लिए होगी, सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्टर सप्लायर का आउटवर्ड सप्लाई, मतलब B, C और D अगर आउटवर्ड सप्लाई करते हैं तो इनके केस में ही ये 3 ही ई-वे बिल बना नहीं सकते। विच मीन्स अगर XYZ ने कोई डिफॉल्ट ही नहीं किया
तो वो तो ई वे बिल बना सकता है। वो डिफॉल्टिंग सप्लायर आउटवर्ड सप्लाई का ई वे बिल तो नहीं बना सकता, पर इनवर्ड सप्लाईज पे तो ई वे बिल बन सकता है। मतलब क्या हुआ, XYZ ने गलती नहीं करी तो उसकी थोड़ी ई वे बिल रोकेंगे, तो वो तो बना सकता है। पर B और C और D ने डिफॉल्ट किया तो वो लोग अपनी आउटवर्ड सप्लाई का ई वे बिल नहीं बना सकते हैं। मतलब इनवर्ड सप्लाई पर तो ई वे बिल बन सकता है। पहले क्या होता था, एवरी GSTN ऑफ ब्लॉक टैक्स पेयर वो ई वे बिल ना ही एज सप्लायर ना ही एज रिसिपिएंट जनरेट कर सकते थे। मतलब पहले BCD के केस में अगर BCD डिफॉल्टर है तो XYZ ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता था, चाहे वो सप्लायर है डिफॉल्टर चाहे रिसिपिएंट डिफॉल्टर है, कोई भी नहीं जनरेट कर सकता था। पर अब क्या हुआ, रिलैक्सेशन दे दिया गवर्नमेंट ने, ये बोला कि ई वे बिल तो इनवर्ड सप्लाईज का तो जनरेट हो सकता है पर आउटवर्ड सप्लाईज का नहीं हो सकता। आउटवर्ड सप्लाई यानी B, C और D की आउटवर्ड सप्लाई उन्होंने डिफॉल्ट किया ना, तो उनकी आउटवर्ड सप्लाई का जनरेट वो लोग नहीं कर सकते, पर XYZ तो अपनी आउटवर्ड सप्लाई का कर सकता है। मतलब BCD की इनवर्ड सप्लाई, उसका तो ई वे बिल जनरेट हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर X, अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम इन दिल्ली, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो दिल्ली में टैक्स पे करता है, हैज नॉट फाइल्ड GSTR फॉर लास्ट 2 months। ए कौन है, सप्लायर है, उसने लास्ट 2 महीने से GSTR 1 फाइल नहीं किया। मिस्टर B ऑफ हरियाणा wants to generate ई वे बिल ऑफ गुड्स सप्लाइड टू मिस्टर A। मतलब मिस्टर B सप्लायर है यहाँ पे और मिस्टर A कौन है, रिसिपिएंट, और मिस्टर A ने ई वे बिल रिटर्न फाइल नहीं किया 2 महीना से। तो पुराने प्रोविजन के हिसाब से तो B जो A को माल बेच रहा है उसका ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता था, पर अब अमेंडमेंट आ गया तो उसमें क्या बोला हुआ है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन जनरेशन ऑफ ई वे बिल। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मिस्टर B तो रेगुलर सप्लायर है, सही से रिटर्न फाइल करता है, उसकी क्या गलती, तो वो तो ई वे बिल बना सकता है। पर अगर मिस्टर A माल आगे मिस्टर H को बेचता है, मिस्टर A ने डिफॉल्ट किया है, तो मिस्टर A जो H को माल बेचेगा उस सप्लाई पे, उसकी A की आउटवर्ड सप्लाई पे A ई वे बिल नहीं बना सकता। ई वे बिल विल बी ब्लॉक्ड, ये लिखा हुआ है ना, ब्लॉक्ड, ऑल्दो उसने आउटवर्ड सप्लाई, क्यों नहीं, क्योंकि उसने आउटवर्ड सप्लाई का GSTR 1 2 महीने तक फाइल नहीं किया। किसने नहीं किया, A ने। तो A जो आउटवर्ड सप्लाई करेगा उसका ई वे बिल नहीं बना सकता, पर मिस्टर B तो A का बना ही सकता है। एक और क्वेश्चन May 22 की RTP में क्या आया, शंभू एक ट्रेडर है जो कि होलसेल बिजनेस में एंगेज्ड है। नंदी GST में रजिस्टर्ड है, रेगुलर सप्लायर है, रेगुलर रिटर्न फाइलर है। उसने बल्क में टॉयज किसको सप्लाई किए, शंभू को। किसने सप्लाई किए, नंदी ने, ठीक है। शंभू ने 2 महीने तक GSTR 3B फाइल नहीं किया, मतलब ये कौन हुआ, डिफॉल्टर हो गया। अब मिस्टर नंदी को ई वे बिल जनरेट करना है, किस चीज का, उसने 5 लाख के माल जो शंभू को बेचे उसका। फिर क्या बोल रहा है, मिस्टर नारायण फ्रॉम जम्मू अप्रोच मिस्टर शंभू। शंभू को किसने अप्रोच किया, नारायण ने, भगवान नारायण ने नहीं, नारायण कोई सप्लाई रिसिपिएंट है, उसने। किस चीज का, कि उसको 75,000 का माल चाहिए। किससे चाहिए, शंभू से। क्यों चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे की बर्थडे पार्टी है। तो शंभू ने ई वे बिल जनरेट कर दिया नारायण को जो माल बेचा। अब हमें पूछना है कि क्या नंदी और शंभू ई वे बिल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो क्या लिखेंगे इसमें, पहले के प्रोविजन के हिसाब से तो नहीं बना सकते हैं, पर अब के प्रोविजन के हिसाब से नंदी जो शंभू को माल बेचेगा उसमें तो बना सकता है, पर शंभू जो नारायण को बेचेगा उसमें नहीं बना सकता है। मतलब ये लिखा हुआ है, अप्लाइंग अबव प्रोविजन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर नंदी आउटवर्ड सप्लाई करता है, आउटवर्ड सप्लाई किसको कर रहा है, शंभू को, तो उसमें तो ई वे बिल बन सकता है। पर जो शंभू नारायण को बेच रहा है माल, उसमें शंभू क्योंकि वो रेगुलर फाइलर नहीं है, तो शंभू ई वे बिल नहीं बना सकता। ई वे बिल इज ब्लॉक्ड। किसके केस में, अगर शंभू आगे नारायण को माल बेचता है तो। समझ आया क्या।
यहाँ पे हमारे अमेंडमेंट सारे खत्म होते हैं। देखा, छोटे से अमेंडमेंट थे, छोटी क्लास थी, खत्म हो गई। पार्ट ए तो खत्म हो गया। अब पार्ट बी सिर्फ और सिर्फ जो नवंबर 21 के स्टूडेंट्स थे वो पढ़ ले तो चलेगा। मई 22 वालों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्लास में ऑलरेडी कवर हो गए हैं। पर अगर कोई पढ़ना चाहे तो मना नहीं है, प्रसाद मिल रहा है, बांट लो। ठीक है, पार्ट बी करते हैं।